नमस्कार। आज का अपना जो वीडियो है वह होगा उद्विकास या जैव विकास या इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसके ऊपर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उद्विकास का सिद्धांत या जैव विकास का सिद्धांत ये आज का अपना टॉपिक है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मेरे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। उत्परिवर्तन होता क्या है पहले अपन देखेंगे। कोई भी जीन है, उस जीन के अंदर यदि कोई अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है, शब्द याद रखिएगा, जीन के भीतर यदि अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है तो वह कहलाता है उत्परिवर्तन। ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के बहुत सारे प्रमुख तथ्य हैं। मुख्य बात इसकी क्या है कि छोटे छोटे बदलाव है वह अचानक होते हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे बदलाव अचानक होते हैं। बदलाव को इंग्लिश में बोलेंगे अपन म्यूटेशन, बदलाव। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बदलाव अचानक होते हैं और ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ये ही नई प्रजातियों के निर्माण का कारण है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, नई प्रजातियों के निर्माण का कारण है। समझ गए उत्परिवर्तन क्या है? जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन होता है उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन का मुख्य पॉइंट है कि छोटे छोटे बदलाव है वह अचानक होते हैं और ये जो छोटे छोटे बदलाव है ये ही नई प्रजातियों के निर्माण के कारण होते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका जैव विकास है, इसको सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया? अपना क्वेश्चन है जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? जैव विकास है, इसी को आप उद्विकास भी बोल सकते हो, इवोल्यूशन भी बोल सकते हो। यह लेमार्क के द्वारा समझाया गया। सबसे पहले आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क। अब उद्विकास का मतलब क्या है? जीवों का प्रारंभिक सरल रूपों से जटिल रूपों की ओर क्रमिक परिवर्तन। सरल रूप से जटिल रूप की तरफ जो भी क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक यानी सीक्वेंशियल, क्रम के अनुसार परिवर्तन होता है, वही कहलाता है आपका उद्विकास या इवोल्यूशन। लेमार्क के द्वारा दिया गया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये इसका मेन सिद्धांत है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाले अंग हैं वह ज़्यादा विकसित होते हैं और जो कम यूज होने वाले अंग हैं वह लुप्त हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है? आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। इसको अपन किसके अंदर दिया है? इसने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में दिया है। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी बुक है, किसका ग्रंथ है? चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। इसकी कई सारी प्रमुख बातें हैं जैसे कि प्राकृतिक विभिन्नता हो गई। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ये इसका एग्जाम्पल है। जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया लेमार्क के द्वारा किया गया, डार्विन के द्वारा किया गया, चार्ल्स डार्विन। योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? योग्यतम की उत्तरजीविका, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका डार्विन। डार्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग्यतम की उत्तरजीविका। जैसे कि मैंने आपको बताया डार्विन का जो प्राकृतिक चयन सिद्धांत है उसकी प्रमुख बातों के अंदर एक आता है आपका प्राकृतिक विविधता आता है और एक आता है इसमें योग्यतम की उत्तरजीविका, उसी का पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है ह्यूगो डी ब्रिज है। ह्यूगो डी ब्रिज, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट डिटेल्स। ह्यूगो डी ब्रिज यानी छोटे छोटे बदलाव अचानक होंगे और ये जो छोटे छोटे बदलाव है यही नई प्रजातियों के निर्माण का कारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप अंग होते हैं। समरूप और एग्जाम में क्वेश्चन आता है समरूप और समजात अंग से संबंधित। समरूप अंग को अपन बोलेंगे इंग्लिश में एनालॉगस। एनालॉगस अपन इसको बोलेंगे।
तो समरूप अंग होते हैं, तो आंसर बनेगा इसका कार्य के अंदर समान होते हैं। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपार्जित होने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना इनकी अलग अलग होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि तितली हुई या चमगादड़ हुई, इसका जो पंख है उड़ने का काम करता है, देखने में एक समान होता है, लेकिन इनकी रचना अलग अलग तरीके से हुई है। समजात अंग क्या होते हैं? समजात अंग को इंग्लिश में बोलेंगे होमोलॉगस। होमोलॉगस अंग क्या होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो रचना में समान होते हैं। देखिएगा, ऐसे अंग जो अलग अलग कार्य, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कार्य करने के लिए उपार्जित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि घोड़े की अगली टांग हो गई, मनुष्य की हाथ हो गई, या बिल्ली का पंजा हो गया। यह रचना में समान है, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? लेमार्क के सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है, यहाँ पे अपने को बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन संघर्ष। ऑप्शन बी इसमें जीवन संघर्ष आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष है, ये किससे संबंधित आएगा? फिर ये जीवन संघर्ष आपका आएगा डार्विन के प्राकृतिक चयन से संबंधित आएगा, तो ये डार्विन से संबंधित हो जाएगा, डार्विन। तो लेमार्क से संबंधित हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, नए अंगों का आविर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत उद्विकास या जैव विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। तो देखिएगा, चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक सिद्धांत है, उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर समर्थ की उत्तरजीविका है, या इसको दूसरी भाषा में बोले योग्यतम की उत्तरजीविका, अपन इसको बोलेंगे योग्यतम की उत्तरजीविका। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो जीव वही जीव बचते हैं जो वातावरण के अनुकूल होते हैं, समझ गए। दूसरा, नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति, ये आपका डार्विन से संबंधित है। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन बी, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, जो यूज होते हैं वह विकसित करते हैं, और जो यूज नहीं होते वह लुप्त हो जाते हैं। ये आपका ऑप्शन बी है, डार्विन से संबंधित नहीं है। तो बता सकते हो कमेंट करके किससे संबंधित है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लेमार्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीव का, लाइफ यानी जीवों का, जैव का जो भी विकास है, वह पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर बनेगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अवशेषी अंग, अवशेषी को इंग्लिश में बोलेंगे वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे अंग जो जीवों की पूर्वजों में, जो भी जीव है उनके पूर्वजों के अंदर तो विकसित थे, लेकिन वातावरण परिस्थिति के साथ साथ में उनका यूज कम होने के कारण वह धीरे धीरे लुप्त हो गए, जैसे कि अपेंडिक्स हुआ, अवशेषी अंग है। तो मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग कौन कौन से हैं? तो निकेटिंग पर्दा, कन्नाम मांसपेशियाँ और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनुष्य में कितने अवशेषी अंग है? तो आपका आंसर बनेगा लगभग 100 अवशेषी अंग है मनुष्य में। अवशेषी अंग के एग्जाम्पल हो जाएगा कर्ण, मांसपेशियाँ, या इसको बोलेंगे पिन्ना, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन है, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना एक भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, क्या कहलाते हैं? बताइएगा। भ्रूणीय प्रक्रिया, दिस इज भ्रूणीय प्रक्रिया।
भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होते हैं। देखिएगा, जिनका उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान होते हैं, लेकिन देखिएगा कार्य करने में असमान है लेकिन रचना और प्रक्रिया में समान है, तो वह कहलाते हैं आपके समजात अंग कहलाते हैं, होमोलोगस अंग कहलाते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसमें? तो आंसर बनेगा इसका अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से संबंधित है। जो उपयोग होगा ज़्यादा विकसित होगा, जो उपयोग नहीं होगा वह लुप्त होता जाएगा। यह लेमार्क के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई है किसमें? जीवन की उत्पत्ति हुई है जल के अंदर हुई है, ऑप्शन सी जल में। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? देखिए ऑप्शन में से आंसर बनेगा ऑक्सीजन है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। हाइड्रोजन हो गया, अमोनियम हो गया, आपका मीथेन हो गया, ये सब आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या है? मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग है, लगभग 100 अवशेषी अंग है, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हो गया, कर्ण पल्लव पेशियाँ। कर्ण पल्लव पेशियाँ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कर्ण पल्लव पेशियाँ, कर्ण पल्लव को इंग्लिश में बोलेंगे पिन्ना, पिन्ना इंग्लिश में बोलेंगे कर्ण पल्लव को। तो इसकी जो पेशियाँ हैं वह अवशेषी अंग है। बाकी अवशेषी अंग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम बिल्कुल सही है? विकास से संबंधित जो सही अनुक्रम है वह है पहला ऑप्शन सी, सालामेडू शब्द आपको ध्यान में रखना है, फिर अजगर, फिर कंगारू। सालामेडू, अजगर और कंगारू, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है। प्रयोग और अनुप्रयोग यानी यूज एंड डिसयूज, जो ज़्यादा यूज होगा और जो यूज नहीं होगा। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका आंसर बनेगा लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पक्षी और कीट होते हैं, इनके पंख होते हैं समवर्ती टाइप के होते हैं। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी समवर्ती। तो ये था छोटा सा सेशन जैव विकास या उद्विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से संबंधित। इसी के साथ में इस टॉपिक को यहीं विराम करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।